नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। दोस्तों, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि सेक्शन 23 ऑफ द मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 से रिलेटेड है। इसमें जो अपीलेंट है वो एक अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट है, जो कि इसमें सिविल अपील नंबर है 174 ऑफ 2021। यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक डॉटर है और जो रिस्पोंडेंट है वो उनकी जो मदर है। तो रिस्पोंडेंट ने एक केस लगाया था सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम की कोर्ट में सेक्शन 23 के अंदर कि इन्होंने एक रिलीज डीड है, एक जमीन थी, उसकी जो रिलीज डीड थी वो अपनी डॉटर के नाम की थी। और उस जब सेक्शन 23 के अंदर जब केस लगाया था तो उन्होंने बताया था कि रिलीज डीड को नल एंड वॉइड कर दिया जाए, क्योंकि जो जब रिलीज डीड दी गई थी तो अब उनकी जो डॉटर की जो कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उनको मेंटेन करे। तो अब जो एसडीएम की जो कोर्ट ने ये पाया कि जो डॉटर जो रिस्पोंडेंट है वो एक मींस सीनियर सिटीजन है, उनको उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं कर रही है डॉटर, तो इसलिए उनकी जो डीड थी, रिलीज डीड थी, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होके हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई और हाई कोर्ट ने भी नीचे की जो एसडीएम की जो ऑर्डर आया वो था एसडीएम से, तो उस ऑर्डर को मेंटेन रखा, उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अब फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय दिया, तो अभी हम इसके जजमेंट के कंटेंट्स को समझेंगे। या सबमिशंस ये दी गई थी कि उन्होंने जो अपीलेंट थी, जो कि यहाँ पर जो उनकी डॉटर है, उन्होंने कहा था कि वो उनके साथ रह नहीं रही हैं और चूंकि अब जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने आगे किसी को मतलब बेच दी है, तो इस तरह से रिलीज डीड जो है वो नल एंड वॉइड नहीं करनी चाहिए। और ये उन्होंने अपने सन्स के साथ मिलके ऐसा किया है, मींस ये सिविल मींस ये पिटीशन डाली है, तो ये मोटिवेटेड है। और फिर कोर्ट ने यहाँ पर निर्णय दिया था, जब रिलीज डीड दी गई थी तो उसमें कोई कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड नहीं, जो कंडीशंस थी उसको जो है कि एक ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई थी कि जब रिलीज डीड देते समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई थी कि वो जो डॉटर है उनको मेंटेन करे। तो ऐसा जो है इनके जो कंटेंट्स थे सेक्शन 23 को, उसको एनालाइज किया, उसके बेसिस पे उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं क्या कहा था इस जजमेंट में। तो देखिए, यह अपील थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने फाइल की थी अंडर सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। तो अपील जो अराइज हुई थी, क्योंकि जो केस था वो जो है वो फाइल किया गया था, मींस जो अपीलेंट ने फाइल किया था, मींस अपीलेंट जो कि डॉटर है उन्होंने अपील फाइल की थी। तो अब जो केस जो फाइल किया था वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने फाइल किया था अंडर सेक्शन 23 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। तो मींस रिस्पोंडेंट जो है वो जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने अपना केस सेक्शन 23 के अंदर फाइल किया था। और जो अपील जो अराइज हुई है वो जो उनकी डॉटर ने वहां पर फाइल किया। अब यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर आते हैं कि फैक्ट्स क्या था। फैक्ट्स ये था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो सीनियर सिटीजन है उनकी लैंड थी और उसके जो डिस्क्रिप्शन बताया उन्होंने लैंड का कि कहाँ उनकी जो लैंड थी, और यहाँ ये चार्ट बनाया, फैमिली ट्री ये बताया गया। जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो सीनियर सिटीजन है, उनके 3 जो हैं तीन चिल्ड्रन बताए गए हैं, जिसमें एक अपीलेंट जो है वो डॉटर है और एक इनके जो सन है और एक डॉटर है। तो एक दूसरी जो डॉटर थी उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके जो सन थे उनको रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया गया था इस केस में, और बाकी जो है
जो अपीलेंट है वो डॉटर है और रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो सीनियर सिटीजन है। तो यहाँ पर अपीलेंट ने केस फाइल किया था अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 को पार्टी बनाया गया था। अब यहाँ पर बताया रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि ऑनर थी जमीन की और सीनियर सिटीजन थी, उन्होंने एक रिलीज डीड थी, वो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी थी और वो अपने डॉटर्स के फेवर में किया था, मींस अपीलेंट और सेकंड रिस्पोंडेंट की मदर। तो यहाँ पर जो सेकंड रिस्पोंडेंट है उनकी जो मदर मींस दोनों के वहां पे एक सेल डीड मींस रिलीज डीड थी वो दी थी अपीलेंट, और उनकी जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उनकी जो मदर को इन्होंने एक रिलीज डीड दी थी और रिलीज डीड नंबर था 18151 जो कि एग्जीक्यूट की गई थी 14 नवंबर 2008 को, उसको रजिस्टर्ड किया गया था। और फिर जो रिलीज डीड के मुताबिक जो डॉटर थी वो ऑनर थी 1/3 शेयर ऑफ ईच प्रॉपर्टी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिलीज डीड में उनको 1/3 का शेयर दिया गया था। फिर साथ में बताया कि रिकॉर्ड में ये आया कि 24 मार्च 2009 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक और सेल डीड थी, उसका सेल डीड नंबर था 25,502 मींस 25,502 नंबर का एक रिलीज डीड थी वो बनाई थी, जिसमें एक 1/4 शेयर था जो डिस्क्रिप्शन लाइन का बताया वो एग्जीक्यूट किया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपने एक सन को दिया था, मींस जो थर्ड सन है उनको दिया था, और मींस थर्ड चाइल्ड को दिया था, मींस जो थर्ड सन मतलब सन को दिया था। और फिर एक और रिलीज डीड बनाई थी 25,504 वो एग्जीक्यूट की थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, एक और वो उन्हीं सन को सेम डेट दी थी जिसमें हाफ शेयर था वो जो डिस्क्रिप्शन बताइए लाइन का वो दिया था, और दोनों सेल रिलीज डीड्स को रजिस्टर्ड किया गया था। अब यहाँ पर बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने और रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि सीनियर सिटीजन है, अपीलेंट जो कि उनकी डॉटर है, और सेकंड रिस्पोंडेंट मदर मींस एक और जो उनकी डॉटर थी, उन्होंने एक सिविल सूट था वो फाइल किया था सिविल कोर्ट में, और जो चैलेंज किया था इसमें रिलीज डीड जो दी गई थी 24 मार्च 2009 को 25,504 का था जो नंबर जिसमें सन को 1 शेयर दिया गया था, उसको चैलेंज किया था। अब सिविल कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी 17 मार्च 2005 को जजमेंट दी थी, उसमें कहा दिया कि ये जो डीड है वो नल एंड वॉइड है। तो इसमें उसमें जो जजमेंट थी वो डिक्लेयर कर दी थी कि जो रिलीज डीड है वो 24 मार्च 2009 की, उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। और सिविल कोर्ट ने ये भी कहा कि रिलीज डीड जो है वो बाइंडिंग नहीं है रिस्पोंडेंट नंबर 1, अपीलेंट और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के ऊपर। जो एक और सिविल सूट था वो फाइल किया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, जो सिविल सूट फाइल किया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, वो सिविल सूट पे वो बाइंडिंग नहीं है। और फिर यहाँ पे बताया कि अपीलेंट और सेकंड मींस अपीलेंट सेकंड रिस्पोंडेंट मदर फॉर द सेम रिलीफ जो फाइल की थी, एक और जो सेल डीड मतलब रिलीज दी गई थी, तो फिर साथ में एक सिमिलर डिग्री थी वो भी पास की गई थी 19 मार्च 2015 में। अब यहाँ पर ये तो सारा डिस्क्रिप्शन था। दूसरी जो सिविल सूट्स थे जो उन्होंने रिलीज डीड सब्सिक्वेंट रिलीज डीड्स दी थी उसके ऊपर ये सिविल सूट से रिलेटेड है। अब जो मेन केस पे आते हैं, तो मेन केस में बताया था कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, उनके जो सन है और जो ग्रैंड सन है, उन्होंने अपील थी वो फाइल की थी, जो डिक्रीज आई थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपील फाइल की थी। अब जब अपील पेंडिंग थी तो जो प्रॉपर्टी थी वो बेच दी गई थी और 24 मार्च 2009 को थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी बेच दी थी। अब इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने चूंकि अपील पेंडिंग थी तो उसमें ही प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक पिटीशन फाइल की, मींस जो शेयर जो है वो अपनी डॉटर को दिया था जो कि अपीलेंट है, तो उस पे यहाँ पर सेक्शन 23 के अंदर मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में जो एक केस था वो फाइल किया, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने ये कहा कि रिलेशनशिप जो थे वो सन और डॉटर के साथ उनके स्ट्रेंड हो गए हैं, तो जो सन है और जो डॉटर है वो मेंटेन नहीं कर रही हैं उनको। तो मींस तीन बच्चे थे जिसमें से एक अपीलेंट है और एक सन है और एक डिसीज डॉटर के जो सन है, तो उसमें तीन मतलब यहाँ पर थे उनका मेंटेन नहीं कर रहे हैं। एक की तो डेथ दिखा हो गई है, तो इसमें बताया कि मेंटेन नहीं कर रहे हैं सन और डॉटर। तो यहाँ पे बताया कि कंटेंशन ये थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 का कि जो रिलीज डीड दी गई थी दोनों डॉटर्स को 14 नवंबर 2008 को, उसको इलीगल बना दिया जाए और वॉइड कर दिया जाए। जो सबसे पहले जो रिलीज डीड दी गई थी उसको कहा कि यहाँ पर नल एंड वॉइड कर दिया जाए। सेक्शन 23 के अंदर जो सीनियर सिटीजन एक्ट है एसडीएम की कोर्ट में जो डाला गया था। अब जो प्रेयर दी गई थी पिटीशन जो फाइल की थी सेक्शन 23 के अंदर फाइल की गई थी, और इसमें बताया था कि जो रिलीज डीड दी गई है उसको कैंसिल कर दिया जाए। जो सबसे पहले रिलीज डीड दी थी एक अपनी डॉटर को, दोनों डॉटर्स को जो 1/3 शेयर था उसको कह दिया कि इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए। और पिटीशन थी वो फाइल की थी
रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने वो उसको कॉन्टेस्ट किया था अपीलेंट ने, मींस जो डॉटर है उन्होंने कॉन्टेस्ट किया कि फिर लेकिन उसके बाद भी मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने ये डिसाइड किया कि जो जजमेंट और ऑर्डर आया था 22 मई 2018 को उन्होंने डिसाइड कर दिया और यहाँ पे ये कहा कि जो 14 नवंबर 2008 को जो सबसे पहले जो रिलीज दी थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए। और मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने ये रिकॉर्ड किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 के जो चिल्ड्रन हैं उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल था उन्होंने ये डिसीजन दिया कि उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने और मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज किया रिट पिटीशन से हाई कोर्ट में। अब जो इम्पिंज जजमेंट आई थी मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल की वो हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया। मींस पहले वो जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने अपना केस फाइल किया सेक्शन 23 के अंदर कि जो रिलीज डीड दी थी अपनी जो दोनों डॉटर्स को उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए। मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने ये पाया कि चूंकि उनके जो सीनियर सिटीजन का कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं तो इसलिए सेक्शन 23 के अंदर जो है वो जो डिग्री दी गई थी मींस जो डिग्री दी गई थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। मींस डिग्री नहीं सॉरी जो रिलीज डीड दी गई थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। और फिर इसके बाद उसको उस ऑर्डर को चैलेंज किया अपीलेंट मींस जो डॉटर है उन्होंने चैलेंज किया। और लेकिन जो हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन डाली गई थी हाई कोर्ट ने भी मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। तो यहां तक तो ये चीज है। अब इसके बाद चूंकि हाई कोर्ट से डॉटर को कोई रिलीफ नहीं मिला उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी सबमिशंस ये दी कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 सबमिशन ये डॉटर ने ये सबमिशंस दी कि हाई कोर्ट ने जो है वो ठीक नहीं किया केस को। और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उनके जो सन है उन्होंने जो अपील जो फाइल की गई थी उसको विड्रॉ कर लिया क्योंकि एक और जो सिविल सूट जो फाइल किया था उसमें अपील फाइल की थी। मींस एक सन ने और जो दूसरे जो डिसीज डॉटर के जो सन है उन्होंने फाइल की थी अपील उसको विड्रॉ कर दिया। और जो डिग्री पास की गई थी सिविल सूट की जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने जो सिविल सूट फाइल किया था जिसमें कहा था कि रिलीज डीड जो एग्जीक्यूट की गई है उनके फेवर में जो नल एंड वॉइड है तो वो अपील जो प्रेफर थी वो जो है उसको विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे सबमिशन ये थी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 के जो सन है उन्होंने प्रेशर किया है मींस अपीलेंट को मींस रिस्पोंडेंट नंबर 1 को मींस सीनियर सिटीजन को ऊपर प्रेशर डाला है ताकि वो पिटीशन जो है वो फाइल कर सके सेक्शन 23 के अंदर। और साथ में बताया कि कोई भी ऐसा मटेरियल रिकॉर्ड में नहीं आया मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट के कि जो जिससे पता चले कि जो एग्जीक्यूशन जो की गई थी रिलीज डीड की वो फ्रॉड द्वारा दी गई थी और या फिर प्रेशर डाल के दी गई थी। तो सबमिशन ये थी कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने पूरी इंक्वायरी नहीं की है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने कोई प्रकार की इंक्वायरी नहीं की। जो 2007 का जो एक्ट है सेक्शन सीनियर सिटीजन एक्ट का उसके अंदर इंक्वायरी नहीं की। और जो साथ में ये बताया कि जो इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 23 के वो एस्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं। तो ये सब डॉटर की सबमिशंस थी। फिर फर्दर सबमिशंस ये दी कि अपीलेंट जो है जो उनकी जो डॉटर है खुद एक विडो है वो साथ रिस्पोंडेंट नंबर 1 के साथ नहीं रह रही हैं और ये मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने टोटली ओवरलुक कर दिया। और फिर इसके बाद कंप्लीटली ओवरलुक कर दिया। और साथ में बताया कि जो पिटीशन थी सेक्शन 23 की वो फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने उनके जो सन ने उनको प्रेरित किया कि ये पिटीशन फाइल करें। और साथ में बताया कि सिविल सूट जो फाइल किया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने और जिसमें अपीलेंट भी थी और जो सिस्टर भी थी जो अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 की जो मदर है मींस रिस्पोंडेंट नंबर जो सिस्टर और अपीलेंट है मींस दोनों डॉटर्स ने जो फाइल की थी और रिस्पोंडेंट नंबर 1 के साथ वो जिसमें को प्लेंटिफ थे रिस्पोंडेंट नंबर 1 के साथ। और साथ में ये बताया कि काउंसिल ने ये सबमिशन किया कि हाई कोर्ट ने जो है मेरिट्स पे नहीं जो चैलेंज जो किया गया था उस पर मेरिट्स पे अपना ठीक डिसीजन नहीं दिया। और फिर अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि सीनियर सिटीजन है उनके काउंसिल ने ये सबमिशन दी कि फाइंडिंग्स थी वो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने ठीक की है मतलब प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की है। और जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड की गई थी अपीलेंट द्वारा अपीलेंट भी जो उनकी डॉटर ने ली थी और जो उनके साथ में जो उनकी जो बहन ने ली थी सिस्टर ने वो रिलीज डीड द्वारा ली गई थी वो बेच दी गई है एक और किसी व्यक्ति को। और साथ में ये कहा कि जो परचेजर ने ये एक एफिडेविट भी दिया है जिनको वो प्रॉपर्टी बेची थी उन्होंने भी अपना एफिडेविट दिया है ट्राइब्यूनल के समक्ष कि उनके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि रिलीफ उनको अगर रिस्पोंडेंट नंबर 1 को रिलीफ दी जाती है तो उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब यहाँ से कुछ सबमिशंस निकल के आ रही हैं कि
जो प्रॉपर्टी जो दोनों सिस्टर्स को दी गई थी, मींस दोनों अपनी जो डॉटर्स को दी गई थी, दोनों प्रॉपर्टीज को, वो जो प्रॉपर्टी दी गई थी वो थर्ड पर्सन को बेच दी गई, और थर्ड पर्सन ने अपना एक एफिडेविट दिया था मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर वो प्रॉपर्टी वापस रिस्पोंडेंट नंबर 1 को दे दी जाए। तो साथ में ये बताया है कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने ये नोट किया कि यहाँ से सबमिशन ये थी कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने नोट किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने जो एफिडेविट फाइल किया था उसमें ये कहा था कि वो किसी प्रकार का ट्रांसफर नहीं करना चाहती, किसी भी चाहे गिफ्ट डीड द्वारा या फिर प्रॉपर्टी को नहीं देना चाहती किसी भी सन या डॉटर को। लर्नड काउंसिल ने फिर ये बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि मदर है, वो उन्होंने किसी प्रकार से प्रेरित होकर, सन से प्रेरित होकर ये याचिका नहीं डाली थी सेक्शन 23 के अंदर, और साथ में ये अर्ज किया कि ट्राइब्यूनल ने प्रॉपर इंक्वायरी की थी और जो डिसीजन था रिस्पोंडेंट नंबर 1 के फेवर में दिया था, जो कि 80 साल से ऊपर की एज की हैं, 80 ईयर्स से अबव की एज की हैं, और इसलिए हाई कोर्ट ने जो इंटरफेयर नहीं किया ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर, इसलिए हाई कोर्ट का और मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का जो निर्णय था वो सही था। अब यहाँ पर कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद सबमिशंस को कंसीडर किया। अब सबमिशंस पे ये देखा कि लीगल एस्पेक्ट्स को पहले देखा कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के अंदर अपने जो पावर्स जो है इन्वोक की थी, और सेक्शन 23 जो कहता है कि और साथ में ये कहा था कि जो रिलीज डीड दी गई थी सेक्शन 23 के अंदर, उन्होंने अपनी पावर को इन्वोक की और कहा कि, और ये डायरेक्शन दी थी सेक्शन 23 के अंदर कि जो रिलीज डीड है वो वॉइड है, मींस खराब है, मतलब वॉइड है, मतलब प्रॉपर नहीं है, लीगल नहीं है। और सेक्शन 2007 का जो एक्ट है वो एनेक्ट किया गया था ताकि इफेक्टिव प्रोविजंस थे मेंटेनेंस के और वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स के, वो जो है मतलब उनको रिलीफ मिल सके। और मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल जो एस्टेब्लिश्ड हुआ है सेक्शन 7 के अंदर, उनके पास कई पावर्स हैं, और सेक्शन 8 के अंदर जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के अंदर ये पावर थी कि वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो फ्रेम करेगी रूल्स, वो समरी प्रोसीजर के हिसाब से जो इंक्वायरी को चलाएंगे और जो जैसा उनको मुनासिब लगेगा। तो और जो पावर जो ग्रांट की गई है सेक्शन 23 के अंदर जो ट्राइब्यूनल के अंदर, वो उसका जो कंटेंट्स थे यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। वो कंटेंट्स क्या थे, सेक्शन 23 क्या कहता है, पहले इसको देखिए। सेक्शन 23 ये कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जो भी सीनियर सिटीजन है वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो वो वॉइड मानी जाएगी। कौन से सर्कमस्टांसेस में, अब ये कंटेंट्स क्या कहते हैं, कोई भी सीनियर सिटीजन जो भी आफ्टर कन्वेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 2007 के बाद जो कानून जो लागू हुआ है, वो किसी प्रकार की भी ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, चाहे वो गिफ्ट द्वारा या फिर कोई भी दूसरा लीगल प्रोसीजर द्वारा, तो उसकी उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इस कंडीशन के साथ होती है अगर ट्रांसफर ही अगर कोई बेसिक एमिनिटीज और फिजिकल नीड्स है ट्रांसफर को प्रोवाइड करता है, और साथ बाद में ट्रांसफर ही मींस जिसके फेवर में वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, वो रिफ्यूज कर देता है और किसी प्रकार की एमिनिटीज या फिजिकल नीड है बुजुर्ग आदमी जो सीनियर सिटीजन को नहीं देता है, तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी है वो ये समझा जाएगा कि ये फ्रॉड है, या प्रेशर द्वारा दी गई है, या फिर उनको बहका कर ली गई है, अंडी इन्फ्लुएंस द्वारा दी गई है, और जो कि ऐसे में जो ट्रांसफर होगा उसको वॉइड मानेगा ट्राइब्यूनल। तो सेक्शन 23 ये कहता था कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है वो प्रॉपर्टी अपने गिफ्ट डीड द्वारा या फिर कोई भी लीगल प्रोसीजर द्वारा अपने किसी को भी देता है प्रॉपर्टी, तो अगर वो कंडीशन उसमें ये लिखी जाती हैं कि जो जिसके फेवर में वो प्रॉपर्टी को कर रहे हैं, और अगर वो जिनके फेवर में गई है प्रॉपर्टी वो किसी प्रकार की फिजिकल नीड्स या फिर मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे में ये समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी है वो दबा के, प्रेशराइज करके या फिर डरा धमका के ली गई है प्रॉपर्टी। तो ऐसे में जो भी ट्रांसफर की जाएगी तो वो प्रॉपर्टी को वॉइड समझा जाएगा। सेक्शन 23 के जो कंटेंट्स थे पार्ट 1 के, वो ये कहते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर आए कोर्ट ने अब यहाँ पर अपना एनालिसिस ये किया कि सेक्शन 23 जो है वो कवर करता है हर प्रकार के ट्रांसफर को, चाहे वो गिफ्ट द्वारा दी गई, चाहे कोई भी और लीगल प्रोसीजर द्वारा दी गया हो। और सब सेक्शन 23 ये कहता है 2 कंडीशन जरूर सेटिस्फाइड होने चाहिए कि जो पहला जो ट्रांसफर जो है वो इस कंडीशन में करता हो कि ट्रांसफरी जो है वो सारी बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करेगा, फिजिकल नीड्स है ट्रांसफरर को देगा, मींस जो देता है प्रॉपर्टी उसको सारी फिजिकल नीड्स और सारी बेसिक नीड्स है, बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करेगा जो फिजिकल नीड्स। और साथ में दूसरा कंडीशन ये थी अगर ट्रांसफरी मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, जब विफल हो जाता है इस तरह की एमिनिटीज और जब फिजिकल नीड्स
ट्रांसफर को प्रोवाइड करने में, तो ऐसे में समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी नल एंड वॉइड है। तो इसलिए दोनों कंडीशंस को होना, सेटिस्फाई होना एक जरूरी है, और अगर नहीं करता है तो ये समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है फ्रॉड द्वारा या फिर दबाव डाल के या डरा धमका के या एंड्यू इन्फ्लुएंस करके ली गई है। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी को वॉइडेबल माना जाएगा, जो कि एट द इंस्टेंट ऑफ ट्रांसफरर, अगर ट्रांसफरर जाता है कंप्लेंट फाइल करता है, मींस सेक्शन 23 के अंदर एप्लीकेशन लगाता है, तो उसके अंदर उसका नल एंड वॉइड माना जाएगा। और इसमें मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन होगी कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफर की गई है उसको वॉइड कह सकेगा। तो मींस जो भी रिलीज डीड अगर कोई देता है, करवा लेता है, तो अगर वो सेक्शन 23 के अंदर पिटीशन फाइल करते हैं सीनियर सिटीजन, तो उसको वॉइड माना जाएगा। अब यहाँ पर बताया कि जो सीनियर सिटीजन ने अपनी जो पार्ट्स विद दिस प्रॉपर्टी जो एग्जीक्यूट की है गिफ्ट डीड द्वारा या फिर रिलीज डीड द्वारा, और जो कोई भी जो अपने नियर एंड डियर को देते हैं, और इस कंडीशन के द्वारा कि वो उनकी देखभाल करेंगे, तो जो कि जरूरी नहीं कि वो साथ उसके साथ अटैच हों। और कंट्रारी यहाँ पे ये बताया कि जो ट्रांसफर जो कोई लव एंड अफेक्शन के साथ दी जाती है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो कोई मतलब कोई आदमी जो व्यक्ति जो है वो गिफ्ट डीड द्वारा भी दे सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन जो थी मेंशन बताई गई थी सेक्शन 23 की, वो अटैच थी कि दोनों कंडीशन जो है वो मींस जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड होनी वो जरूरी है, उसको एस्टैब्लिश्ड भी करना जरूरी है ट्राइब्यूनल के समक्ष में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्राइब्यूनल के समक्ष वो एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, तो सेक्शन 23 का ये कोर्ट ने हम बताया कि ये इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर पिटीशन को केयरफुली देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 23 के अंदर जो पिटीशन फाइल की गई थी, तो वो उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने ये बताया था कि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि जो रिलीज डीड जी थी वो इस कंडीशन में दी जाएगी कि जो ट्रांसफरी जिन जो डॉटर्स हैं वो उनको बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करेंगी, तो जो फिजिकल नीड प्रोवाइड करेंगी। तो इम्पिंज्ड ऑर्डर जो पास किया गया था मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का, उसमें भी इस तरह की कोई फंडिंग्स रिकॉर्ड नहीं की गई थी। और यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि ऑरल एविडेंस जो था वो भी पार्टीज ने एड्यूस नहीं किया था। और साथ में फिर आगे बताया कि जो इम्पिंज जजमेंट थी ट्राइब्यूनल की वो इमीडिएटली आ गई, मींस पिटीशन फाइल की और रिप्लाई फाइल किया, तो कोर्ट ने ट्राइब्यूनल ने सीधा वो है आर्गुमेंट्स के लिए फिक्स कर दिया था। तो कोई पार्टीज को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। अगर मान लीजिए अगर ऑरल एविडेंस भी है तो वो भी ट्राइब्यूनल के समक्ष लाया नहीं गया था, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर इम्प्यूज जो जजमेंट आई थी वो रिप्लाई फाइल जैसी अपीलेंट मींस उनकी डॉटर ने जो पिटीशन के अगेंस्ट में जो रिप्लाई फाइल किया था, तो जो पिटीशन थी वो आर्गुमेंट्स के लिए रख दी गई थी। तो ये ऐसे में बताया कि जो कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी कि ओरल एविडेंसेस एड्यूस किए जाए। तो साथ में आगे बताया कि जो प्रेजेंट केस में ना तो यहाँ पर प्लीड किया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने कि रिलीज डीड जो है वो इस तरह की कंडीशन में दी जाएगी, मींस जो सीनियर सिटीजन ने कोई ऐसी कंडीशन थी वो मेंशन नहीं की थी अपने यहाँ पे। और इवन अब यहाँ पर काउंटर एफिडेविट जो स्पेशली पिटीशन फाइल की जाती है तो उसमें काउंटर एफिडेविट भी फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया कि जो काउंटर एफिडेविट जो फाइल किया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, तो वहां पर काउंटर एफिडेविट में कुछ ऐसा नहीं मेंशन नहीं किया कि जो रिलीज दी गई थी वो इस तरह की कंडीशन से दी गई थी, मींस जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी उसमें कहीं ऐसा जो काउंटर एफिडेविट में भी जो सीनियर सिटीजन ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया उसमें भी यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया कि जो वो प्रॉपर्टी किसी को दे रही है तो साथ में इस कंडीशन के साथ कि वो बेसिक नीड्स या फिजिकल नीड्स हैं, वो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा कहीं भी उन्होंने अपने काउंटर एफिडेविट में जो है वो मेंशन नहीं किया, सिर्फ ये प्लीड किया कि अपीलेंट जो है, अपीलेंट मींस जो उनकी डॉटर की कोई मंशा नहीं है कि वो उनकी देखभाल करें। तो ऑर्डर था, ऐसे में कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है वो सस्टेन नहीं किया जा सकता, जो दोनों कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं। यहाँ पे जो सब सेक्शन पार्ट 1 सेक्शन 23 की जो कंडीशन थी कि बेसिक एमिनिटीज और फिजिकल नीड्स दी जाएंगी, तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जो ट्विन कंडीशंस थी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो हाई कोर्ट को जो है मेरिट्स, हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि जो एप्लीकेशन एक और लगाई थी इंटरवेंशन की, डेवलपर ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाई थी। इंटरवेनर जो थे उन्होंने ये कहा था कि वो एक बोनाफाइड बायर है, जो जमीन थी वो रिलीज डीड द्वारा अपीलेंट को जो दी गई थी, उन्होंने अब आगे काफी ज्यादा सब्सटेंशियल डेवलपमेंट कर दिया उस जमीन पे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा अभी हम इस पे कोई डील नहीं करते, राइट्स क्या थे इंटरवेनर के, क्योंकि अब जो राइट्स थे वो जो क्लेम किए गए थे इंटरवेनर के, वो कहा कि वो अपने एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स में जाके जो है उनके पास पूरा जो है ऑप्शंस हैं कि वो जाके अपना वो फाइल कर सकते हैं। जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे ऊपर, इसमें जो अपील जो फाइल की गई थी जो अपीलेंट द्वारा, मींस जो उनकी डॉटर थी उनकी जो अपील थी उनको अलाउ कर दिया।
जो इम्पिंच ऑर्डर पास किया गया था मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के द्वारा कि जो जिसमें कह दिया था रिलीज डीड जो है वो वॉइड है, उसको सेटिसाइड कर दिया, मींस मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। और जो हाई कोर्ट ने भी जो रिफ्यूजल कर दिया था, मींस मेंटेनेंस ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने भी जो अपना ऑर्डर दिया था उसमें रिफ्यूजल कर दिया था, इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी सेटिसाइड कर दिया। और जो पिटीशन जो फाइल की थी रिस्पोंडेंट नंबर 1, जो सीनियर सिटीजन की जो पिटीशन थी सेक्शन 23 के अंदर 2007 के अंदर जो फाइल की थी, उसको डिसमिस कर दिया। तो इसलिए कहा कि कोई इसमें कोई ऑर्डर में कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो 6 दिसंबर 2022 का ये जजमेंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।